CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जयदीप रेड्डी, जो कि पार्टनर हैं ट्राई लीगल के साथ। मिस्टर रेड्डी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और सबसे पहले आपसे वही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इंडिया ने यहाँ पर इनकम टैक्स रूल्स को रिवाइज किया है, नए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग यहाँ पर इस साल से इंट्रोड्यूस की गई है, जहाँ पर ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि CBDCs और साथ ही साथ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या है कि एक और कदम है इस तरफ, क्रिप्टो की तरफ? थैंक यू मनीषा जी। हाँ, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ये शोज दैट इंडिया इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ए लार्जर ग्लोबल मूवमेंट। जी। एंड ये एक रास्ता है कि टुवर्ड्स ग्लोबल कंसेंसस। और इंडिया इस मार्ग पे जा रही है, तो इट इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप, because this has come from the OECD framework, where there is a common reporting standard जो किया जा सकता है, and the new norms in the Indian tax legislation, what they require is that the person's assets and transactions, when they are submitted to the government, information exchange हो जाता है between various governments of the world. एंड ये सिर्फ टैक्स realm है अभी, लेकिन भविष्य में अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी there is collaboration between different countries, it will definitely be a positive step. मिस्टर रेड्डी, अगर हम इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें तो इवन एज यहाँ पर 30% का टैक्स है, 1% का TDS है, उसके बावजूद भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने करीबन 50,000 करोड़ की वैल्यूज़ के हिसाब से ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हुए देखे थे। आप कहेंगे टैक्सेस अब डाइजेस्ट हो चुके हैं, रिटेल को यहाँ पर इंटरेस्ट है और लगातार यहाँ पर ग्रोथ बढ़ती रहेगी? हाँ जी, डेफिनेटली वॉल्यूम्स राइज हो जा रहा है, लेकिन ये टैक्सेशन रजीम जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव टैक्सेशन रजीम है। 1% TDS जो है, it is not there elsewhere in the world. It is a unique regime that India has proposed. Of course, earlier there was a conversation to perhaps ban the sector altogether, but fortunately ये positive development है कि ban नहीं हुआ है, and India is looking at this with a progressive lens. तो बहुत मार्केट अडॉप्शन है इंडिया में। और एक चीज याद रखना है कि ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात भी है, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जिसमें किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो ब्लॉकचेन पे रन हो सकता है। सो इट क्रिएट्स डिसइंटरमीडिएशन एंड एम्पावर्स any application to be run on a decentralized computer without dependence on one intermediary. वो potential अभी महसूस हो रहा है around the world. So India में one of the largest conferences software developers का ETH DevCon जो किया जा सकता है, वो नवंबर में हो रहा है। And software developers from around the world will come and converge in India to speak about blockchain technology and collaborate. तो ये एक important चीज़ है कि ये सिर्फ speculation की बात नहीं है. This is all about leveraging the potential of blockchain technology. एंड मिस्टर रेड्डी, आप कहेंगे एक कदम आगे और लिया गया है, जैसे हमने एसेट टोकनाइजेशन बिल 2026 में यहाँ पर राज्यसभा में 14 मार्च को यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है, जहाँ पर एक मल्टी रेगुलेटर मॉडल की बात भी की गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। क्या ये एक और कदम है उस दिशा में? हाँ जी, बिल्कुल। This is definitely a positive step in the conversation. Because as I said, of course, most people associate crypto assets with tokens like Bitcoin and Ether, but ये जो asset tokenization का bill है, it is of course a private member bill, and we will need to see how much traction it gets in the parliament. But ये एक रास्ता propose करता है कि any asset, whether it is gold or art or real estate or even securities and funds,
वो टोकनाइज हो जाके ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस मिल जाता है कि there can be transactions between parties with minimal intermediation and therefore lower transaction costs and faster settlement times. So ये जो transactions होते हैं, they should be done with the ease of an email or WhatsApp message. That's the ultimate concept behind tokenization. तो in one of the authors, Chris Dixon है US में, जो किताब लिखे हैं रीड राइट ओन करके, he has mentioned that we should move from the casino to the computer when talking about crypto assets, क्योंकि ये blockchain technology का potential, that is when it comes out. While of course, as we know from traditional markets, buying and selling and trading are essential parts of finding market efficiencies. The true use cases are actually in these other applications perhaps. मिस्टर रेड्डी, जो आपने इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर हमारे साथ शेयर करी, उसमें अगर स्टेबल कॉइन्स ऐड किया जाए और फिर जिस तरह से रियल एसेट्स हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जैसे कि ऑयल, वी हैव एन ऑयल कॉइन, गोल्ड बैक क्रिप्टो भी यहाँ पर है, जहाँ पर रिटेल ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है पिछले कुछ महीनों में, सालों में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल एस्टेट है, कार्बन क्रेडिट्स हैं। आप कहेंगे जिस तरह से हम इस सेगमेंट को यहाँ पर अब मूव होता हुआ देख रहे हैं, ये एक फैड नहीं है, जिस तरह से हमने NFTs आता हुआ देखा था और काफ़ी सारे ऐसे गेमिंग जैसे प्रोडक्ट्स आए जो बहुत स्ट्रांगली आए और उसके बाद स्टेबल नहीं हुए, लेकिन रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन आप कहेंगे इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन अगेन। हाँ जी, बिल्कुल, because now when one sees compared to the NFT boom, वो NFT boom, it was sort of dissipated among a few fringe elements and then of course some larger media houses. But now the largest names in Wall Street जो है, the likes of JP Morgan, BlackRock and others, they have firmly announced and put their weight behind tokenization and behind these models. JP Morgan has in fact announced tokenized deposits, and BlackRock has also announced a lot of positive developments. And in addition to the likes of Visa, MasterCard, PayPal, who have all announced that how they are going to be carrying out settlements, and are in fact already carrying out settlements using stable coins. So I think in this case, ये जो largest institutions in the world जो है, they are adopting this with full force, and this is the real difference, I think, compared to the previous hype cycles. CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।